नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार, मैं नंदिनी। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का इस राष्ट्रीय वेबिनार केरल की सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी और मार अंतोनिशियस कौदमंगलम कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग-अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज के आदर्श वाक्य द वाइज शैल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही साथ यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि मार अंतोनिशियस महाविद्यालय कोदमंगलम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई है। 1955 में स्थापित यह महाविद्यालय एक स्वायत्त महाविद्यालय है। 15 स्नातक और 17 स्नातकोत्तर कोर्सेस है। यहाँ बायोलॉजी में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। 4 विभागों में शोध कार्य चलते हैं। हिंदी में स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। कॉलेज के आदर्श वाक्य नॉलेज इज पावर अर्थात ज्ञान की शक्ति है। दोनों ही महाविद्यालय हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास रखते हैं। आज के राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन दोनों कॉलेजों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। आज का विषय है कवि से बातचीत 21वीं शताब्दी की और कविता के विशेष संदर्भ में। कवि अरुण कमल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सर, आपको इस व्याख्यान माला में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए और यह भी ध्यान रखें कि बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाइए ताकि आप सभी इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक देख और सुन पाए। साथ ही मुख्य भाषण के बाद चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ की ओर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रार्थना गीत से शुरू करेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आज का विषय है कवि से बात 20वीं शताब्दी की ओर कविता के विशेष संदर्भ में। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी और हिंदी विभाग मार अथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कौदमंगलम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वेबिनार है यह। इस वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। सर मार अथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कौदमंगलम की प्राचार्य डॉक्टर डेंसली जोस जी, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रिय कवि अरुण कमल जी, दूसरे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, विशेषकर हमारे प्रिय कवि अरविंदाशन सर और बनारस से आशीष त्रिपाठी सर जुड़ गए हैं। कालड़ी विश्वविद्यालय से श्रीलता जी जुड़ गई हैं और दूसरे कई शोध छात्र जुड़ गए हैं। ये छात्र छात्राएं हैं और हमारे पूर्व छात्र हैं। सबको मेरा नमस्कार। इस वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। सर के प्रोत्साहन से ही इस प्रकार के वेबिनार का आयोजन होता है। सर, आपको यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सादर स्वागत करती हूँ। साथ ही
मार अथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम की प्राचार्य डॉक्टर डेंसली जोस जी का भी इस वेबिनार में सादर स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित है हमारे आदरणीय प्रिय कवि अरुण कमल जी। अरुण कमल जी, आपका प्रणाम। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि अरुण कमल जी की कविता 21वीं शताब्दी की ओर पढ़ने पढ़ाने का अवसर हमें मिल गया। हमारे लिए इससे भी सौभाग्य की बात है कि 21वीं शताब्दी की ओर कविता के रचयिता अरुण कमल जी बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बातचीत के समय मैं आशा करती हूँ कि हम उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्र उनसे परिचित हैं, फिर भी मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष थे। उनके 6 कविता संग्रह हैं। अपनी केवल थार सबूत नए इलाके में, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। पुतली में संसार में वो शंख महाशंख, योगफल और आलोचना की किताबें हैं कविता और समय, गोलमेज। साक्षात्कार की किताब है कथोपकथन और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, विशेषकर वियतनामी कवि दो की कविताओं का और माइकोविस्की की आत्मकथा का, और रांची के प्रभात खबर पत्रिका में अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ लिखते थे। नवभारत टाइम्स पटना के लिए जनगण मन स्तंभ में सामयिक टिप्पणियां लिखी। इंटरनेट पत्रिका लिटरेचर वेट के लिए स्तंभ लेखन किया। बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, ऋग्वेद सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर, आपको सभी प्रतिभागी मित्रों से, विशेषकर सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी की तरफ से और मार अथनेशियस कॉलेज ऑटोनॉमस कोदमंगलम की तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करती हूँ। देश भर के कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़ गए हैं। विशेषकर हमारे अरविंदाशन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले ही अरविंदाशन सर ने इस कविता पर एक व्याख्यान किया था पिछले साल। उसका विषय था नवोपनिवेशवादी संस्कृति का अंधेरा और हमारा यथार्थ। आज हमें कवि के मुंह से ही सीधे उस कविता पर सुनने का अवसर मिल गया है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी से जुड़ गए हैं और सभी प्रतिभागी मित्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक और बार सबका स्वागत और नमस्कार। अध्यक्ष भाषण के लिए हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर शायद वे जुड़ नहीं पाए हैं, तो हम कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ते हैं। अरुण कमल जी की कविता 21वीं शताब्दी की ओर आपको सुनाएंगे मार अथनेशियस कॉलेज कोदमंगलम की छात्रा अंजलि पॉटसन। अंजलि, आप कविता सुनाइए। 21वीं शताब्दी की ओर। हर नदी का घाट श्मशान, हर बगीचा कब्रिस्तान बना रहा है और हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। पहली बार गर्भधारती युवतियों के गर्भ गिर रहे हैं। माताएं मरे बच्चों को जन्म दे रही हैं और हिजड़े चौराहों पर थपती बजाते सोहर गा रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। चटा है नीला परदेश, एक एक चौकट किवाड़ पालना। चटटा है नीलाम पर आ रहे हैं टाक बोलने अमेरिकी, फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेज व्यापारी। घर का फूटा हुआ दिन भी वे ला देंगे जहाज पर। आ रही है कब्र की मिट्टी छाटती ईस्ट इंडिया कंपनी। डलहौसी के घाटों की टाप है रोड पर और मेरा चेहरा फूटा हुआ ठेला कंप्यूटर का थाना।
अपने ही घर में किराएदार हम जा रहे हैं 21वीं शताब्दी की ओर। जलंधर, सूरत, अलीगढ़, भोपाल, हैदराबाद होते गड्ढों में जमा आदमी के खुद से हाथ मुंह धोते, ढहे मकानों की चाह में ठंडाते, अनाथ बच्चों, विधवाओं, भीख मांगों के साथ उठपट हम शरणार्थी भविष्य के 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, काल का खट बूंद बूंद भरता है। ओ बंदो, एक एक पल हम तुम मौत की ओर जा रहे हैं। ओ आंधे से पक्षियों, ओ एक दूसरे में रस्सियों से गूंदे बनते मत औरतों, रोनाल्ड रीगन ने अभी भी मारी है मौत की चिट्ठियों पर मुहर। मचा है जीवन और मृत्यु का द्वंद्व। आज अपनी सृष्टि की इस आखिरी रात तुम स्वीकार करोगी अपने गर्भ में जीवन का अक्ष्य, जो समय से परे है, जो देश काल से परे, जो अजर अमर है। करते हैं उठो और चलो, सूर्य के रथ के आत्मे घोड़े हो तुम। कुल दस्तक है 21वीं शताब्दी, चलो 21वीं शताब्दी की ओर। हाँ, हम चलेंगे नील पथम शंख महाशंख शताब्दियों पार करते, बच्चों को कंधों पर बिठाए सारी पृथ्वी समुचे ब्रह्मांड में टहलेंगे। हम चलेंगे उधर जिधर सृष्टि का पहला पानी अभी तक इंतजार कर रहा है, छाले पड़े पावों का। और कुछ लोग यही रह जाएंगे, यही 20वीं शताब्दी के आखिरी आखिरी अड्डे पर, किसी बस के इंतजार में। और हम खोलेंगे अंधेरे का ताला। कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षा सीबी जी भी बातचीत में शामिल है। सीबी जी प्रणाम। प्रणाम। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपकी कविता 21वीं शताब्दी की ओर को शामिल किया गया है। तो आज हमें सीधे कवि के मुंह से सुनने का अवसर मिल गया है। अरुण कमल जी, कविता पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि यह 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में लिखी गई कविता है। पहला सवाल ये है कि कविता कब लिखी गई थी, किस संग्रह की कविता है, ये भी जानने की इच्छा है। और इसका जवाब देने से पहले आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि कविता लेखन की शुरुआत कब हुई थी और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी। सबसे पहले तो मैं सेंट पीटर्स कॉलेज और मार एथनेशियस कॉलेज का बहुत आभारी हूँ, और विश्वविद्यालय का, और इन दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्राचार्य का, और सिंधु जी का और उनके सभी सहयोगियों का, कि आज मुझे आपसे कुछ बातचीत करने का अवसर मिला। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ हम सबके बहुत आदरणीय और बहुत बड़े विद्वान और कवि प्रोफेसर अरविंदाक्षन जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे अनुज प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी भी हैं, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो हैं। और श्री लता जी, जिनके घर भी मैं जा चुका हूँ और उनके महाविद्यालय में भी वो भी हैं। और सैजू भी है, जिससे अक्सर मेरी बातचीत होती है, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कविता केरल के महाविद्यालयों में स्नातक के विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। कविता पढ़ाई न जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कविता सिर्फ पढ़ी जाए। लेकिन जब हम उसे पढ़ाते हैं तो कविता का सिर्फ आनंद नहीं लेते हम, और उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और कुछ दूसरे कवियों और कविताओं का भी जिक्र करते हैं। उस पर हम लोग आएंगे अभी। लेकिन अभी जो सिंधु जी ने पहली बात जो हमसे पूछी कि मुझको कैसे प्रेरणा मिली, मैंने कैसे लिखना शुरू किया,
तो होता ये है, और ये लगभग सबके साथ ऐसे ही होता है कि आप पहले पढ़ते हैं कविताएं और फिर कविता लिखना शुरू करते हैं। आपकी भी इच्छा होती है, लगता है ये मैं भी कर सकता हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जो पाठ्यक्रम में कविताएं थी, और वो शुरू से थी, वो तो थी ही, आसपास लोकगीत थे। और मेरे विद्यालय में कुछ बच्चे पाठ भी करते थे अपनी लिखी कविताओं का, और उनको वाहवाही मिलती थी। तो ये भी है। तो इस तरह मुझको भी लिखने का मन हुआ, और मैंने शब्दों को जोड़कर मैं भी, जिसको कहते हैं, तुतलाने लगा और बोलने लगा। कविता ये 21वीं शताब्दी की ओर कविता कब लिखी? क्या कहा आपने? 21वीं शताब्दी की ओर कविता कब लिखी थी आपने? अच्छा, ये मेरे दूसरे संग्रह सबूत में है शामिल, जो 1989 में, इसको 1990 के एक साल पहले यह संग्रह प्रकाशित हुआ। लेकिन ये कविता उसके पहले ही लिखी गई थी, 1985 के आसपास, और ये पत्रिका में या पत्रिकाओं में छपी थी। तो ये वो समय था जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर हैं और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तकनीकी क्रांति का वो दौर था, और भारत में भी पहली बार कंप्यूटर आ रहा था। और बाद में तो अब ये हम सबके हाथ में मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। दुनिया बिल्कुल बदल गई। इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो उस समय जो घट रहा था उससे सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जैसे इसमें आता है कंप्यूटर का दाना, तो ये वही है। या और दूसरी चीजें भी हैं। और हम तो ये समझते थे कि जो मार काट, रक्तपात, हिंसा, जो सांप्रदायिक हिंसा खास तौर से है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो जगहें और वो रक्तपात, वो अभी भी ज्यों का त्यों है। बस कुछ बातें इसकी ऐसी हैं जो उस समय से जुड़ी हुई है सीधे सीधे। जैसे कि रोनाल्ड रीगन, तो अब रीगन नहीं है, लेकिन बाइडन है। कोई ना कोई तो होगा, उसका सिर्फ नाम बदल जाता है, लेकिन रहता तो वही है वो। और वो मौत की चिट्ठियों पर भी मुहर मारता है। जो भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में किस तरह से सब चल रहा है। तो ये कविता 1985 के आसपास लिखी गई होगी, और ये खासतौर से 21वीं शताब्दी को लेकर एक जो ये वहम था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, ये कविता उसी का प्रत्याख्यान करती है, ये उसकी काट करती है। इस तरह अगर आप कहें तो पहले मैं इसको पढ़ दूं खुद, क्या? जी, आप जब मुंह से ये लगाती हैं तब आवाज आती है, नहीं तो नहीं आती है साहब। जी, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है 21वीं शताब्दी की ओर। आपके पास जो इस कविता का पाठ है, उसमें कुछ पंक्तियां छूट गई हैं, और कुछ इसकी छपाई में जो भूल है वो भी आपके यहाँ ज्यों की त्यों है, और मेरी किताब में भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मैं उसको सुधार कर पढ़ूंगा। जी। 21वीं शताब्दी की ओर। हर नदी का घाट श्मशान, हर बगीचा कब्रिस्तान बन रहा है, और हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। पहली बार गर्भ धारती युवतियों के गर्भ गिर रहे हैं, माताएं मरे बच्चों को जन्म दे रही हैं, और हिजड़े चौराहों पर थपड़ी बजाते सोहर गा रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। चढ़ा है नीलाम पर देश, एक एक चौखट किवाड़ पालना चढ़ा है नीलाम पर। आ रहे हैं डाक बोलने अमरीकी, फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेज व्यापारी। घर का फूटा हुआ टिन भी वे ला देंगे जहाज पर।
आ रही है कब्र की मिट्टी झाड़ती ईस्ट इंडिया कंपनी। डलहौजी के घोड़ों की टाप है रोड पर, टाप कनपट्टी पर, और मेरा चेहरा फूटा हुआ ढेला कंप्यूटर का दाना। अपने ही घर में किराएदार हम, जा रहे हैं 21वीं शताब्दी की ओर। भूखे नंगे जलंधर, सूरत, अलीगढ़, भोपाल, हैदराबाद होते, गड्ढों में जमा आदमी के खून से हाथ मुंह धोते, ढहे मकानों की छां में ठंडाते, अनाथ बच्चों, विधवाओं, भिखमंगों के साथ उठ पट हम शरणार्थी भविष्य के 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, काल का घट बूंद बूंद भरता है। ओ बंदो, एक एक पल हम तुम मौत की ओर जा रहे हैं। ओ अंडे सेते पक्षियों, वो एक दूसरे में रस्सियों से गुंधे बटे मर्द औरतों। रोनाल्ड रीगन ने अभी अभी मारी है मौत की चिट्ठियों पर मुहर। मचा है जीवन और मृत्यु का द्वंद्व। आज अभी सृष्टि की इस आखिरी रात तुम स्वीकार करोगी अपने गर्भ में जीवन का, जो समय से परे हैं, जो देश काल से परे, जो अजर अमर हैं। कहते हैं उठो और चलो, सूर्य के रथ के 8वें घोड़े हो तुम। कुल 10 डग है 21वीं शताब्दी, चलो 21वीं शताब्दी की ओर। हाँ, हम चलेंगे नील पद्म शंख महाशंख शताब्दियां पार करते, बच्चों को कंधों पर बिठाए सारी पृथ्वी समूचे ब्रह्मांड में टहलेंगे। हम चलेंगे उधर जिधर सृष्टि का पहला पानी अभी तक इंतजार कर रहा है छाले पड़े पांवों का। और कुछ लोग यहीं रह जाएंगे, यहीं 20वीं शताब्दी के आखिरी अड्डे पर किसी बस के इंतजार में, और हम खोलेंगे अंधेरे का ताला। इसमें एक दो बातें मैं बस शुरू में बता दूं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द और कुछ पद ऐसे हैं जो आप लोगों के क्षेत्र से बाहर के हैं, तो हो सकता है समझने में कुछ हमारे बच्चों को कठिनाई हो। जैसे कि पालना, मतलब पालना जिसमें बच्चे रखे जाते हैं और झुलाए जाते हैं। चढ़ा है नीलाम पर, नीलाम ऑक्शन जो होता है। डाक बोलने मतलब कि बोली लगती है ना, जैसे भी स्पेक्ट्रम 5G की लगी कि कौन कितना पैसा देगा, तो वैसे ये पूरा देश जैसे नीलाम पर चढ़ा हुआ है। और उसमें जलंधर, सूरत, अलीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, उन दिनों दंगे हुए थे इन जगहों पर और बहुत लोग मारे गए थे, इसलिए वो नाम है। रोनाल्ड रीगन उस समय राष्ट्रपति था अमेरिका का, और सूरज के 7 घोड़े होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम भी घोड़े हो, 8वें घोड़े, और इस तरह तुम चलो जैसे सूर्य चलता है वैसे। अब सृष्टि का पहला पानी आप सब जानते हैं, और हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में जो पानी बना, उसके बाद फिर दूसरा कोई पानी नहीं बना। वही पहला और अंतिम पानी है, और वही पानी जो बिल्कुल शुरू में था वही हम तक आ रहा है, वही बार बार आता है, भाप बन के, फिर पानी बन के, बर्फ बन के, फिर पानी बन के, हिम बन के, और कोई दूसरा पानी फिर बना नहीं। तो ये है। और नील पद्म शंख महाशंख ये गिनती है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, वैसे ट्रिलियंस, वैसे कितने शताब्दियां हम पार करेंगे, तुम यहीं रह जाओगे, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और हम आगे जाएंगे, और तुम बस के इंतजार में रहोगे कि कोई ले चले, और तुमको चंद्रमा पर भले वो ले जाए, लेकिन हम तो इसी पृथ्वी पर टहलेंगे।
यही मोटा मोटी है। हम हमारे एक पूर्व छात्रा ज्योति ने एक सवाल उठाया है, और अभी जो छात्रा है अमृता ने भी एक सवाल उठाया है। 21वीं शताब्दी की ओर कविता पढ़ते समय यह आशय मिलता है कि कविता की शुरुआत में ही प्राकृतिक संपदा के विनाश की सूचना है, फिर मानव जाति पर होने वाले विनाश की सूचना है, और इसे थोड़ा स्पष्ट करना है और हिजड़ों के बारे में बताने का कारण है। प्रकृति का विनाश और मनुष्य का विनाश। मार्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है, मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरे मनुष्य के साथ करता है वैसा ही वो प्रकृति के साथ भी करता है। एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करता है, उसकी हत्या करता है, उसका सब कुछ हड़प लेता है, वैसे ही वो प्रकृति का भी सब कुछ हड़प लेता है और प्रकृति को नष्ट करता है। अब अभी तो जो दुनिया की हालत है, इतनी तेजी से तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और लगता है कि दुनिया धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगी। इसी के साथ साथ मनुष्य की हालत भी खराब हो रही है। इतनी असमानता है, खुद अपने देश में देखिए तो 1% के हाथ में इस देश की 70% संपदा है और दुनिया के 100 अमीर लोग, सबसे अमीर लोग, इस दुनिया की आधी संपदा अपने मुट्ठी में रखे हुए। ये तो विनाश ही है एक तरह, ये विनाश की ओर ले जाएगा। अब नदी का घाट श्मशान, हमारे यहाँ जो श्मशान होते हैं वो नदी किनारे होते हैं और बगीचे तो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जिंदगी को आगे बढ़ाएं, खूबसूरती दें, सुगंध दें, लेकिन वो कब्रिस्तान में बदल रहे हैं और हर नदी का घाट श्मशान बन रहा है। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग भी मारे जा रहे हैं। यही इसका मेरी समझ से है। इसमें मैं इतना जोड़ दूं कि तुलसीदास की पंक्ति है, उपजहि अनत अनत छवि लहै। कविता उपजती कहीं है और उसकी छवि कहीं और पड़ती है। उसका अर्थ लिखने वाले के मन में कुछ होता है, लेकिन वो बहुत सारे अर्थ बाद में देती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग अर्थ भी दे सकती है, तो ऐसा भी होता है। हिजड़ों के बारे में बताने का क्या कारण है, इसका का सवाल भी है। थोड़ा जोर से बोलिए। हिजड़ों के बारे में बताने का क्या कारण है? अच्छा, अगर मैं आज लिखता तो ये शब्द मैं नहीं देता, क्योंकि ये तब से पिछले 40 साल में हमारे सोचने और समझने का तरीका भी बदल गया है और कुछ शब्दों का व्यवहार हम नहीं करते हैं। उसी में एक शब्द ये भी है, लेकिन उस समय ये शब्द इसलिए आया, ये जिक्र है कि मृत्यु हो रही है, जो नवजात है उसकी भी मृत्यु, जो भ्रूण है उसकी भी मृत्यु। तो इसमें तो कोई बधाई की बात नहीं है, बढ़ावा देने की बात तो नहीं है। तो हमारी तरफ, और कुछ मालूम नहीं कि केरल में क्या स्थिति है, लेकिन हमारी तरफ जो जिनको आज कहा जाता है तृतीय लिंगी, थर्ड सेक्स, तो वो हमारे यहाँ उनके लिए जो अब शब्द किन्नर भी कहते हैं, पहले हिजड़ा कहा जाता था। तो वो उनका काम था, वो तालियां बजा के और गाते थे, बजाते थे और कुछ मांगते थे खुशी के लिए, बढ़ावे के लिए, इसीलिए ये शब्द आया है। तो आज भी वो आते हैं और वो मांगते हैं। इसका आशय ये है कि एक तरफ तो मृत्यु है, दूसरी तरफ बढ़ावा है। ऐसा कि ये तो विडंबना है। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस सारी मृत्यु के बीच गा बजा रहे हैं, जैसे कि सत्ता ही कहती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी हो रही है, सब जगह सुख है, अमन चैन है, लेकिन
हालत तो ये है कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। बस इसका आशय है, इस विडंबना को प्रकट करने के लिए। जी। और कविता की शुरुआत में जो अंधेरा छा रहा है उसी की सूचना मिलती है। अगली पंक्तियों में ये अंधेरा गहरा हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, देश भर के अंधेरे का चित्रण है। यहाँ देश के उपनिवेशवादी संस्कृति की पुनः आने की चेतावनी मिलती है। ये नीलाम की बात है, डाक बोलने वाले कौन कौन आ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। कब्र की मिट्टी झाड़ने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। डलहौसी के खोड़ों की टाप के बारे में है। और यहाँ निर्मला कॉलेज की सुजिता जी का एक सवाल है, अपने ही घर में किराएदार हम का स्पष्टीकरण वो चाहती हैं। और कालीकट के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की प्रिया जी पूछती है कि क्या ये मल्टीनेशनल कंपनी की सूचना है। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं अंजलि को बधाई दे दूं। उसने अच्छा पाठ किया और बहुत कठिन था पाठ इसका, लेकिन उन्होंने अच्छा पाठ किया, तो मैं उनको बधाई दे रहा हूँ अंजलि को। धन्यवाद। अभी अभी ये जो कहा कि अपने ही घर में किराएदार हम, आप इसको ऐसे देखिए थोड़ा सा कि हमारे जो आदिवासी हैं, जंगलों पर तो उनका अधिकार था, उनकी झोपड़ियां थी, उनकी बस्तियां थी, और अब वहां से वो स्थापित हो रहे हैं। ऐसे ही इतने जो बांध बनते हैं, इतनी जो खेतों का अधिग्रहण होता है, वो सब विस्थापित होते हैं और वो शहरों महानगरों की ओर जाते हैं, जहां वो बहुत ही खराब हालत में रहते हैं। तो ये देश भी तो हमारा घर है, ये दुनिया भी तो सबका घर है। लेकिन क्या इस देश, अपने देश के अपने ही घर में हम घर के मालिक की तरह हैं? हम किराएदार की तरह हैं, जिसको कोई भी धक्का देके कभी भी कहीं से निकाल सकता है। तो इसका एक अर्थ तो ये है। दूसरे जाहिर है कि जो विदेशी पूंजी आती है तो क्यों आती है, वो ले जाती है लूट कर फिर वापस, इसके लिए भी है। तो मल्टीनेशनल्स भी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, और अब तो खुद अपना ही देश के लोग जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदल गए हैं। और इतने सारे पैसे आप सब देख रहे हैं कि इस देश से बाहर वो लेके विदेशों में ऐश कर रहे हैं, और यहाँ उन पर मुकदमा चलता जाता है, बस यही होता है। तो अब तो ये भी है, तो यही इसका। चैट बॉक्स में एक सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने, और बाद में वो यहाँ हुकूमत करने लगी, वो मालिक बन गई, और साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हम हिस्सा हो गए, उनका अधिकार हम पर हो गया, हम ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा हो गए। ये सब शुरू होता है व्यापार से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, और वो बाद में हमको गुलाम बनाते हैं। इसीलिए उसका जिक्र है। हम थोड़ा पीछे गए अतीत की ओर, ताकि हम वर्तमान को समझ सकें। ऐसे ही होता है, आप श्रीलंका की हालत देख लें, वहां ये इन कंपनियों ने ये हालत पैदा की। वो व्यापार करने आई, उन्होंने कर्ज भी दिए, उन्होंने पैसे भी लगाए, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और फिर वो अचानक एक रात वो सारी पूंजी गायब हो जाती है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी है। जी। पाला के सेंट थॉमस कॉलेज के अनीश जी का एक सवाल है, पूंजीवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति में हम अपने ही घर में किराएदार बनते हैं और अपने ही देश में शरणार्थी बनते हैं। इस कठिन समय से हम कैसे अपने आप को बचाएंगे? ये तो वाकई बहुत कठिन है मेरे लिए भी कहना। यहाँ आप सब विद्वान और विदुषी लोग हैं, और हमारे ज्येष्ठ अरविंदाक्ष जी हैं, आशीष हैं, आप सब लोग हैं। और अब ये तो आपको सोचना है, जो
नौजवान लोग हैं उनको सोचना है कि वो इस देश को, इस समाज को कैसे बचाएंगे। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि हम अपने ही घर में किराएदार की तरह रहें और अपने ही वतन में शरणार्थी हो जाएं। अब देखिए ये सब तो शरणार्थी हैं। इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। विस्थापन होते रहे हैं दो तरह से, एक तो अपनी इच्छा से और दूसरा जबरदस्ती। ये एक जबरदस्ती विस्थापन है जहां अपनी जड़ों से उखाड़ दिए जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं है अब और वहां आजीविका को कोई साधन नहीं है, तो इसलिए हम शरणार्थी हैं। अब ये कैसे होगा, इसको कैसे आप बेहतर बनाएंगे, जीने लायक बनाएंगे, ये तो नौजवान लोग हमको बताएं, हम उनको क्या बताएंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन होना तो यही है। जी, आप सीबी जी को कुछ सवाल पूछना है। सीबी जी। अरुण कमल जी, जी इस कविता में जलंधर, सूरत, अलीगढ़, भोपाल और हैदराबाद इन जगहों का विशेष रूप से जिक्र हुआ है। वहां पर जो कुछ दंगे हुए हैं उनके बारे में हमारी छात्र छात्राएं कुछ जानना चाहती हैं। उस समय इन जगहों पर, इसमें मुरादाबाद भी जोड़ लीजिए, मेरठ भी जोड़ लीजिए, और अभी जो आप रोज बरोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, कहीं महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, लखीमपुर खीरी हो, कहीं कोई भी जगह हो सकता है, हो सकती है वो। तो उन दिनों वहां पर बहुत बड़े दंगे हुए थे, और दंगा भी कहना ठीक नहीं होगा शायद, क्योंकि जब कुछ लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं और ज्यादा अपने से कमजोर लोगों को मारते हैं तो वो दंगा नहीं होता, वो सीधे सीधे हत्या होती है, रक्तपात होता है। तो ये रक्तपात उन दिनों उन जगहों में सबसे ज्यादा हुआ। इसलिए आगे की पंक्ति है कि गड्ढों में जमा आदमी के खून से हाथ मुंह धोते, और अब कौन सा पानी हमारे पास बचे। तो यहाँ हालत ये पहुंच गई। होना तो चाहिए कि सब सुख से रहें, शांति से रहें, और जिसको जो सोचना कहना हो वो कहे और करे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। इसलिए इन जगहों का नाम ये दुख की बात यह है कि आज ये जगह नहीं होगी, दूसरी जगह होगी, तीसरी जगह होगी, लेकिन वो जगह होंगी कोई ना कोई। तो इसका ये अर्थ है सीबी जी। धन्यवाद जी। गुजरात से डॉक्टर अशोक जी का एक सवाल है कि उत्तर आधुनिकता के परिवेश में हर व्यक्ति का सत्य, उनके विचार, उनकी परिस्थितियां भिन्न देखी जा सकती हैं। इस संदर्भ में सवाल है कि 21वीं शताब्दी की ओर कविता में आपने कई बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे हम, युवतियां, माताएं, पक्षी इत्यादि। तो ये शब्द व्यक्ति और समाज को कैसे और कितने अभिव्यक्त करेंगे? जिससे हम उत्तर आधुनिक समाज कहते हैं या उत्तर आधुनिकता कहते हैं, वो है क्या? पहले तो इसका व्यवहार नहीं होता था। इसका व्यवहार ज्यादा प्रचलन में आया है 80 के बाद, मैंने 1980 के बाद। फ्रेडरिक जैमसन ने, जो बहुत बड़े विद्वान हुए, आलोचक हुए अमेरिका के, उन्होंने इसकी परिभाषा एक पंक्ति में इस तरह की, पोस्ट मॉडर्निज्म इज द कल्चरल लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म। ये जो प्रौढ़ पूंजीवाद है आज का, बहुत विकसित, अति विकसित, उत्तर आधुनिकता उसी का सांस्कृतिक तर्क है। यानी ये जो व्यवस्था है पूंजी की, ये हम सबको अलग अलग करती है, और ये जितने टुकड़ों में बांट सकती है उतना अच्छा, और अंत में एक आदमी अकेला रहता है और वो कहती है कि उस आदमी का एक सत्य है। इस पर शुरू से दार्शनिकों ने भी सोचा,
आप देखें तो कुरोसावा की महान फिल्म रोशमन ही इसके बारे में है। ये एक हत्या होती है और उसके कितने तरह से उस हत्या को देखा जाता है, 4-5 तरीके से। तो ये देखने के भले अलग अलग तरीके हों या उनका परिदृश्य हो, लेकिन सत्य यह है कि एक हत्या हुई है। तो सत्य क्या है? तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि एक हत्या हुई है। तो कैसे हुई, इस पर मतभेद हो सकता है, इस पर अलग अलग दृष्टियां हो सकती हैं। और कुरोसावा की इस फिल्म के बहुत बहुत पहले 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी के महान कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत मशहूर किताब है द रिंग एंड द बुक। उसमें 12 दृष्टियों से एक घटना, एक हत्या पर विचार किया गया। तो इन सब कुछ के बावजूद ये सत्य है और ये तथ्य है कि हत्या हो रही है। वो ये नहीं कह सकता कि हत्या नहीं हुई। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इतने बजे हुई, दिन में हुई, रात में हुई, इसने मारा, उसने मारा, इस कारण से मारा, उस कारण से मारा, लेकिन हत्या हुई। तो कविता हमेशा उस तथ्य की तरफ आपको ले जाती है या ले जाना चाहती है जो कहीं से, जिसको लेकर कोई मतभेद नहीं हो सकता। ये है, ये एक तथ्य है। तो इसीलिए इस उत्तर आधुनिकता में भी अंततः हम में बदलता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी मेरे यहाँ गैस का सिलेंडर आएगा और वो 1151 रुपये में आएगा। तो पटने में जितने लोग हैं सबको वो 1151 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ मैं नहीं रहता, वो हम में बदल जाता है। इसी तरह कोई दुर्घटना होती है, कोई युद्ध, जैसे मान लीजिए यूक्रेन में अभी युद्ध हो रहा है, तो जो लोग मारे जा रहे हैं वो अलग अलग एक आदमी मरता है, लेकिन वो सब मिल के हम होते हैं। नहीं तो यूक्रेन देश बन ही नहीं सकता, रूस देश बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा है। और हमेशा ये भी याद रखें कि ये कविता 1985 के आसपास लिखी गई थी। इस पर और हमारे वो साथी जो गुजरात के हैं कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम सब सहमत हों, हम इसके लिए नहीं है, हम असहमत होने के लिए इकट्ठा होते हैं। और श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ आलोचना का काम ये भी है कि वो हमको ज्यादा से ज्यादा असहमत होने के लिए भी प्रेरित करे, नहीं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जी। एक छात्र ने यह सवाल उठाया है कि रोनाल्ड रेगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे 1981 से 1989 तक, क्या उन्होंने कुछ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करके अमल में लाया है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और दयनीय बन जाएगी? वो तो एक थोड़ा अलग का सवाल है। यहाँ पर उनका जिक्र सिर्फ इसलिए है कि मौत की चिट्ठियों पर उन्होंने मुहर लगाई है। अब ये भी थोड़ा सा पुराना है, जो डाकखानों में जो चिट्ठियों को छांटा जाता था, जिसको अंग्रेजी में सॉर्टिंग करना कहते हैं, उसके बाद उन पर मुहर लगती थी, डाकखाने की मुहर, और उसके बाद वो चिट्ठी आप तक आती थी। अभी भी जो चिट्ठी आती है वैसे ही आती है। तो अमेरिका के इस राष्ट्रपति ने मौत की चिट्ठियों पर मुहर लगाई। आप सोचिए आज भी पूरी दुनिया में को देखिए कितनी जगहों पर कितने कितने तरह से लोग मारे जा रहे हैं, और सब में कहीं न कहीं से अमेरिका शामिल है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, उधर आर्मीनिया हो, कोसोवो हो, यूक्रेन हो, कोलंबिया हो, आप कहीं भी देख लीजिए,
सब जगह, तो इसीलिए उनका नाम आया है। तो कोई भी हो सकता है राष्ट्रपति अमेरिका। बाकी उनकी आर्थिक नीतियों से भारत पर क्या हुआ, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू झारखंड के छात्र घनश्याम कुमार का सवाल यह है कि 21वीं शताब्दी में आर्थिक विषमता क्यों हो रही है? आर्थिक विषमता को पार करना क्या असंभव है? और उनका यह सवाल भी है कि 21वीं शताब्दी में मानवीय संवेदनाओं के खत्म होने का क्या कारण है? पहले तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो हमारे पहले भी साथी गुजरात के उन्होंने भी कही और सबने कही है। अब ये विषमता कोई आज की चीज नहीं है, शुरू से है। बिल्कुल जो आदिम व्यवस्था थी, आदिम समाज था, उसके बाद जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, या आप जो भी कहें उसे, समाज बढ़ता गया या समय बीतता गया, समाज में विषमता भी बढ़ती गई। और कोई समाज ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसमें विषमता नहीं रही हो, सब में रही, लेकिन अलग अलग तरह की रही। जैसे हमारे यहाँ जाति को लेकर विषमता थी, वर्ण व्यवस्था थी, आज आप पहले भी धार्मिक विषमता भी थी, आज भी है, और सर्वोपरि आर्थिक विषमता। तो आर्थिक विषमता, अगर धन ज्यादा आएगा तो उस पर ज्यादा, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा उन लोगों को मिलेगा जो बलशाली हैं। जैसे हमने कहा कि 1% लोगों का 70% संपत्ति पर हिस्सा है, तो ये आर्थिक विषमता है, होगी, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। पहले इतनी विषमता नहीं थी। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद के वर्षों को देखें तो विषमता इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है, तो वो दूर किया जा सकता है। अब वो दूर कैसे होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आप लोग सोचें। ये कविता काफी हद तक राजनीतिक कविता हुई है, लेकिन हम कोई हल नहीं दे सकते। एक कवि अधिक से अधिक वो एक गवाह होता है, एक साक्षी होता है जो घट रहा है उसका। जैसे महाभारत में संजय ने वो पूरी कथा सुनाई धृतराष्ट्र को, ज्यों की त्यों, बस यही उसका काम था, वो साक्षी था। अगर वो नहीं होता तो वो कुछ भी मालूम नहीं होता किसी को। वैसे ही व्यास ने उसको वचनबद्ध किया, शब्दबद्ध किया। और एक पोलिश कवि ने कहा है, या हंगारी कवि ने, कि हम आग जलते हुए शहर के भीतर कैद हैं और हम वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कविता उस जलते हुए घर या शहर के भीतर से रिपोर्टिंग करती है, वो आप तक खबरें पहुंचाती है। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। बाकी काम आपका है, दूसरों का है, जो सामाजिक राजनीतिक शक्तियां हैं उनका है। जी, अगला सवाल है महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम की शोध छात्रा अनिल कुमार जी का। वो ये सवाल करना चाहती है कि आपके कई साक्षात्कारों में आप पाब्लो नेरूदा का जिक्र करते हुए सुना है। पाब्लो नेरूदा की कविताओं में कौन सा मुद्दा आपको पसंद है? उनकी कविताओं में आपकी पसंदीदा कविताएं कौन सी हैं? पाब्लो नेरूदा बहुत बड़े कवि हैं 20वीं शताब्दी के, मुझको बहुत प्रिय हैं। हालांकि मैंने उनको अनुवाद में पढ़ा है, अंग्रेजी अनुवाद में विशेषकर। लेकिन कुछ जो संकलन होते हैं जिनमें स्पेनिश भी दिया होता है और अंग्रेजी अनुवाद भी, तो दोनों की लिपि एक है, रोमन लिपि है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उससे भी आभास मिलता है। तो नेरूदा ने कई तरह की कविताएं लिखी, क्योंकि कोई एक तरह के कवि वो है नहीं। उन्होंने अगर महान राजनीतिक कविताएं लिखी तो महान प्रेम कविताएं भी लिखी, और 20वीं शताब्दी की कुछ महानतम प्रेम कविताएं नेरूदा ने लिखी। बल्कि उनका पहला संग्रह ही
20 love poems and 1 song of despair, 20 प्रेम कविताएं और निराशा के गीत, ये उनका पहला संग्रह है। और शुरू से आखिर तक प्रेम उनका एक प्रिय उनकी कविता का एक प्रिय तत्व रहा। प्रेम के बारे में लगातार प्रेम पर भी लिखते रहे, राजनीति पर भी लिखा और बहुत तरह के अकेलेपन पर लिखा, क्योंकि ये उनके जीवन का हिस्सा था, अकेलापन। जो कविताएं मुझको बहुत प्रिय हैं उसमें एक तो है मेमोरी। हैव पिटी ऑन द पोएट, ही हैज टू कीप ट्रैक ऑफ सो मेनी थिंग्स। एक कवि पर थोड़ी दया करो, उसको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक घास की पत्ती का, एक ओस की बूंद का, एक कुर्सी के टूटे हुए हत्थे का, सब कुछ का। एक तो ये है। दूसरी एक कविता है बीस्टियरी, उनकी अंग्रेजी में शीर्षक है, वो पशु पक्षियों के बारे में है और उनके माध्यम से वो मनुष्य के बहुत सारे तत्वों गुणों का विश्लेषण करते हैं। वो एक अद्भुत कविता है बीस्टियरी, वो भी मुझको बहुत प्रिय है। और उनकी लगभग सभी प्रेम कविताएं, जिसमें से एक दो बिंबों को बस मैं सामने रख रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो वसंत चेरी वृक्षों के साथ करता है। ये ऐसी पंक्ति भी, और भी बहुत ही नेरुदा बहुत ही इसे कहेंगे शरीरी प्रेम के कवि हैं, तो इसलिए भी वो मुझको बहुत पसंद है। जी बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी। आगे शैजू जी, आगे ये जी मैम। हेलो सर। सर हमारे मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर। तो आपसे हमारे तो बहुत बात होती रही हमारी। जी सर, जी सर, जी सर। तो आज आपको सुनने के लिए और आपसे सामने देखने के लिए तो मौका तो मिला है। हमेशा फोन पर ही बात होता है ना सर। हाँ यहाँ बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मिलेंगे भी भाई। जी सर, जी सर, जी सर। तो मेरा पहला सवाल है सर, हमारे छात्रों की तरफ से है। तो सवाल ये है कि हम उपनिवेश से नव उपनिवेश की ओर आ रहे हैं, अभी आ चुका है हम। तो उस नव उपनिवेशवादी संस्कृति के जो मंजिल पर जो हम आज पहुंचे हैं, वहां सकारात्मक प्रभाव से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव का स्वरूप है। तो आपको क्या लगता है, इसमें कोई कारण है ये नव उपनिवेशवाद का? नवोपनिवेशवाद थोड़ा सा परिवर्तन आया है इसमें। जी। उपनिवेशवाद वो तो सीधे सीधे अंग्रेज आए, उन्होंने हम पर हुकूमत की और जी सर। पूरी दुनिया पर हुकूमत की। धीरे धीरे उनकी हुकूमत खत्म हो गई। जी। और अभी तो हालत ये है आज़ादी के 75 साल के बाद कि भारत का ही एक आदमी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन जा सकता है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन दुनिया में आया है। जी। लेकिन ये ऊपरी परिवर्तन है, भीतरी कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि जो पूंजी है उसका शासन पहले भी था और आज भी है। आज ज्यादा क्रूरता के साथ है और ये सब पूंजी के ही प्रतिनिधि हैं, चाहे वो भारत के हुक्मरान हो या रूस के हुक्मरान हो या अमेरिका के हुक्मरान हो, ये सब के सब। जी। तो इसमें नव उपनिवेशवाद शब्द आज शायद मैं इसको न कहूं, क्योंकि भारत नव उपनिवेश अब नहीं है। ठीक है, यहाँ विदेशी पूंजी है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ऐसी है और यहाँ जो जिसको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, पब्लिक सेक्टर, वो इतना मजबूत रहा जो अब नहीं है। फिर भी उसने काफी हद तक देश को आर्थिक रूप से स्वाधीन बनाने में काम किया। तो हमारा देश अब
उपनिवेश नहीं है, न तो वो पुराने अर्थ में है न नए अर्थ में है। जी काफी हद तक हम आर्थिक रूप से स्वाधीन हुए हैं। फिर भी अब ये विश्व पूंजीवाद ऐसा है कि आप इसका हिस्सा हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको उसमें ही रहना है जब तक कि आप उससे बाहर न निकल जाए। और उसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन, एक बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारा देश नव उपनिवेशवाद तो हम नहीं कहेंगे, ये स्वाधीन है। जी और सर, ठीक है। मेरा सवाल ये था कि जैसे नव उपनिवेशवादी जो संस्कृति आजकल, क्योंकि उपनिवेश से आगे हम नव उपनिवेशवाद पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे सामने है सर। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस सुविधाओं को हम उसको सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें। लेकिन उस नव उपनिवेशवादी संस्कृति के जो सकारात्मक स्वरूप गौण हो रहा है, उनका नकारात्मक स्वरूप ज्यादा हो रहा है लोगों पर। वो भी है, लेकिन दो बातें हुई हैं। जैसे कि अगर अफ्रीकी संगीत नहीं होता जी तो पाश्चात्य संगीत में जो परिवर्तन आए 20वीं शताब्दी में वो नहीं आ सकते थे। जी और इसी तरह अगर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी लोक कला नहीं होती तो पिकासो की जो कला है, चित्रकला, वो जी बन ही नहीं सकती थी। जी तो ये दुतरफा होता है, संस्कृति के क्षेत्र में एक तरफा आदान प्रदान नहीं होता। जी खुद जी भारतीय संगीत ने, जिसमें सितार भी है, बीटल्स को बहुत प्रभावित किया। जी और बीटल्स ने उन उपकरणों को अपने दल में भी शामिल किया। तो ऐसा भी होता है, भारतीय काव्य शास्त्र ने और संस्कृत व्याकरण के बिना जो अभी उत्तर आधुनिकता के में जो भाषा वैज्ञानिक चिंतन का आधार है, जो सुसुअर से आता है, वो संभव नहीं था। जी जी सुसुअर संस्कृत के शिक्षक थे मूलतः, और संस्कृत व्याकरण से, विशेषकर पाणिनि से जो लिया उन्होंने, और फिर उत्तर आधुनिकता की जो थियरी जिसे कहा जाता है, उसने बहुत कुछ लिया संस्कृत काव्य शास्त्र से। खुद रूसी फॉर्मलिज्म जो है, रूपवाद, उसने हमारे काव्य शास्त्र से बहुत लिया। जी और जो बुद्ध का अपोहवाद है, दिंगनाग का और नागार्जुन का शून्यवाद, उसने देरिदा को बहुत प्रभावित किया। तो ये पारस्परिक होता है अभी संस्कृति के क्षेत्र में। लेकिन हमने भी तो पिज्जा हमने लिया, बर्गर लिया, नूडल्स भी लिया, तो अब सब सिर्फ देंगे थोड़े, लेंगे भी तो। जी जी तो मुझको नहीं लगता कि कोई बहुत इसमें। अब लोग कहते हैं कि अपनी कोई पोशाक हमारी नहीं है। जी जी कुर्ता जो है ये शक लोगों के साथ आया और हुणों के साथ। जी कुर्ता जी इससे पहले हमारे यहाँ नहीं था। हमारी सबसे जो पहली पोशाक है, और वो मैंने केरला में देखा, कालाडी में शंकराचार्य के मंदिर में, तो कुछ नहीं, बस एक जिसे मुंडू कहते हैं और एक उत्तरीय जो सिला हुआ न हो। जी तो वास्तविक पोशाक हमारी वही है, आदि पोशाक। जी लेकिन उससे तो होगा नहीं। सब कुछ सब लोग सबसे लेते हैं। और हो सकता है कि इंग्लैंड जी अपना प्रधानमंत्री ही भारत से ले ले, और ऋषि सुनक, जो वास्तव में शौनक ऋषि है, नाम है उनका, वो जी प्रधानमंत्री हो जाए। तो ये ऐसा भी हो रहा है। कनाडा में भी ऐसा हुआ, भारतीय मूल के लोग हैं। जी सर, तो दूसरा सवाल हमारे ही छात्रों का ही है। पूछूं सर? सर हाँ एक हाँ रुकिए, वो चैट बॉक्स में 2 सवाल है, वो पढ़ना चाहती हूँ। जी। दुनिया के इस नए क्रम से क्या हम वापस चल सकते हैं? भूमंडलीकृत संसार की नीतियों से केवल हमें मुक्ति मिलेगी। भारत को अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखना है? पीएन राजेश कुमार सर हैं कोट्टेम से। वापस जाना तो मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू ने संभवतः डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह लिखा है। अंग्रेजी में उनका वाक्य है, देयर इज ओनली वन वे ट्रैफिक इन हिस्ट्री। इतिहास में एकांगी मार्ग होता है, केवल एक तरफा मार्ग होता है, दोनों तरफ आप नहीं जा सकते।
आप बस चलते जाते हैं। तो हम जहाँ पहुंचे हैं इससे वापस जाना मुश्किल है, लेकिन इससे आगे बेहतर समाज का निर्माण संभव है। अब गांधी जी ने कोशिश की कि हम वापस जाएं, लेकिन वो हो नहीं सकता। आप उस तरह रह नहीं सकते, और नहीं तो खत्म हो जाएंगे। तो आगे जाते हुए मैं जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, और हमारी सारी कोशिश, हमारे यहाँ जो भी चाहे वो केरल हो या बिहार हो या पूरा देश हो, सब जगह ऐसा समाज बनाने की कोशिश है जहाँ कम से कम विषमता हो किसी भी तरह की। तो ये कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन वापस हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि पहले का समाज भी इससे उतना ही हिंसक था। ठीक पहले आप देखें तो अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसके पहले आप देखें तो एक तरह की बर्बरता भी थी, कोई शासन व्यवस्था उस तरह से नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था की का शोषण था, स्त्रियों के साथ अत्याचार भयानक था। तो आज तो वो सब घटा है, काफी कम हुआ है। हम समझते हैं कि ये इसी दिशा में हम बढ़ेंगे, लेकिन हमको बदलना होगा। सवाल है, आज का स्पष्टीकरण चाहते हैं। आज अभी सृष्टि की इस आखिरी रात, इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। और जीवन का अर्थ क्या है, या क्या वह आंतरिक ऊर्जा है? अच्छा, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही रिप्रोडक्शन का, मैंने जो बच्चा, जो एक स्त्री जो गर्भ धारण करती है, ये उसका चित्र है। और ये अर्घ्य का अर्थ है सीधे सीधे, मतलब अर्घ्य कहा जाता है जब हम ईश्वर को कुछ अर्पित करते हैं तो उसको अर्घ्य कहा जाता है। उसी तरह ये स्त्री है और ये आखिरी रात है अगर सृष्टि की, तो क्या वो अपने गर्भ में जीवन का अर्घ्य स्वीकार करेगी? जीवन का अर्घ्य मतलब वीर्य का अर्घ्य वो स्वीकार करेगी, क्योंकि कोई संभावना नहीं है जीवन की, लेकिन यही संभावना है, और इसी संभावना में, क्योंकि ये जीवन खत्म नहीं होगा, और वो जीवन का अर्घ्य स्वीकार करेगी और नया जीवन फिर आएगा, नया जीवन शुरू होगा। तो ये सृष्टि की जो आखिरी रात है, ये लगता है हमको कि सृष्टि की आखिरी रात है, लेकिन कोई भी रात आखिरी होती नहीं है सृष्टि की। फिर एक नई सृष्टि आएगी, और ये भाव यहाँ पर उस जीवन का अर्घ्य में मौजूद है। जी, जो समय से परे है, जो देश काल से परे, जो अजर अमर है, कहते हैं उठो और चलो। सेम, क्या पहले जो संघर्षों को पार करके विजयी हुए हैं, वे ही हमें इन कष्टों को पार करने की प्रेरणा देकर बुलाते हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो समय से परे हैं, जो देश काल के बाहर हैं, जो जानते नहीं कि आज क्या हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, और वो बस कहते हैं कि उठो और चलो, लेकिन उससे होगा नहीं। जब तक उनको मालूम ना हो कि क्या हो रहा है अभी, तब तक हम आगे की दिशा तय नहीं कर सकते। आगे की दिशा तय करने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि आज क्या हो रहा है। और 21वीं शताब्दी यहाँ सिर्फ एक समय का क्षण नहीं है, वो भविष्य है। हम भविष्य की ओर कब जाएंगे? जब हम वर्तमान को समझेंगे, और वर्तमान से मुंह मोड़ के हम भविष्य की ओर नहीं जा सकते। तो ये उन लोगों की आलोचना है यहाँ, जो समय के बारे में कुछ नहीं जानते। तो आपने जब अंधेरे का वर्णन करते समय पंक्तियां इस प्रकार है: सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, काल का खड़ बूंद बूंद भरता है। तो लेकिन अंत में आपने लिखा है,
नील पद्म शंख महाशंख शताब्दियां पार करते, क्या हम सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण इस लंबे युग का वर्णन किया है क्या? जी, क्योंकि हम केवल 21वीं शताब्दी में नहीं जाना चाहते। हमारा भविष्य इतना सीमित नहीं है, इतना संकुचित नहीं है। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। अनेक अनेक शताब्दियों को भी हम पार करेंगे। और हम वो लोग हैं जो श्रम करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है और वो सिर्फ कंधों पर बच्चों को बिठाए समूची पृथ्वी में टहलेंगे, ब्रह्मांड में टहलेंगे, जब किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होगी। और हम पूरे ब्रह्मांड में चलेंगे। हम आज यहाँ हैं और कल मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, परसों चंद्रमा पर चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, और भारत में है कल अंटार्कटिका चले जाएंगे। कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए। और जहाँ सृष्टि का पहला पानी अभी भी इंतजार कर रहा है, छाले पड़े पाँव पर, चलते चलते हमारे पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो वो सृष्टि का पहला पानी है, जहाँ हम फिर जाएंगे, सबसे पवित्र जल, और वो हमारा इंतजार कर रहा है। क्या आपके सकारात्मक दृष्टिकोण आपको क्या तुलसीदास से मिला है या किसी धर्म ग्रंथ से मिला है? यही एक सवाल है। धर्म के साथ ये है, और ये सभी धर्मों के साथ है, कि वहाँ एक आशा होती है, और वो आशा ये होती है कि अंततः प्रभु है, भगवान है, वो संभाल लेगा। इसलिए सारे धर्म में आशा तो मिलती है, और वो संभालती भी है वो आशा। तो आखिर इतने सारे लोग पूरी दुनिया में बहुत मुसीबत में भी कैसे जीते हैं, कुछ न कुछ उनको आशा होती है। उसमें धर्म की आशा भी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझको धर्म से कोई आशा इसमें नहीं मिली। वो मिली अपने जीवन को समझने से, कि यहाँ तक भी हम जो आए हैं तो संघर्ष करके आए हैं। हम तो आजाद नहीं थे, गुलाम थे। आज 75 साल हो गया आजादी। ये भी हमने लड़के हासिल किया, चाहे वो गांधी जी हो, भगत सिंह हो, सबने मिल करके इस देश को आजाद कराया। चाहे 1857 का विद्रोह हो, ये सारे विद्रोह हुए, लोगों ने संघर्ष किया और हम आजाद हुए। तो जैसे यहाँ तक पहुंचे वैसे आगे भी जाएंगे, और ये संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम संघर्ष करेंगे जी। और एक सवाल भी है, 21वीं शताब्दी की ओर जाते वक्त हमें अंधेरे का सामना करना पड़ता है, अंधेरे का ताला खोलना पड़ता है, ऐसा क्यों कहा है? ये पंक्ति निराला की है। आओ आओ जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, और आखिरी पंक्ति है कि सब धोबी चमार पासी सब एक टाट पर बैठेंगे, एक पाठ पढ़ेंगे, और सब खोलेंगे अंधेरे का ताला। ये पूरे जीवन पर अंधेरे का ताला लगा हुआ है, और हम सब मिलकर उस ताला को खोलेंगे। तो ये पंक्ति हमको निराला से जोड़ती है। हमने एक ताला खोल लिया अंधेरे का, आजाद हुए, अब दूसरा ताला भी खोलेंगे। दिक्कत की बात यह है कि ये ताले कभी खत्म नहीं होते। हम पाते हैं कि इसके बाद एक ताला और है, इसके बाद एक ताला और है, लेकिन हम भी खोलते जाएंगे। तो बस यही है। हाथ उठाया है तेज प्रताप जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तेज नहीं है। इनका एक सवाल है, 21वीं शताब्दी की ओर हिंदी कविता अपनी काव्य भाषा में कौन सा तत्व खो देगी, और अगर कुछ नहीं खोएगी तो नया क्या जोड़ेगी? देखिए, 21वीं शताब्दी में तो हम हैं ही,
और ये 2022 है, 22 साल तो बीत गए, लेकिन 21वीं शताब्दी आपसे गिनती के हिसाब से नहीं, एक शताब्दी फिर आएगी, इसके बाद फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। तो भाषा भी हमेशा बदलती रहती है, वो बहुत कुछ खोती है, बहुत कुछ पाती है, और फिर हो सकता है कि जो खो चुका हो उसको वो फिर से पा ले, क्योंकि भाषा में कहीं कुछ भी खत्म नहीं होता, सब रहता है। और इस तरह वो कोई लेखक, कोई कवि भाषा का पुनराविष्कार भी करता है, वो छूटे हुए शब्दों को, भूले हुए शब्दों को, उन भूले हुए अर्थों को सामने लाता है। क्योंकि जैसा हमने देखा अंधेरे का ताला, तो हर शब्द पर भी परत चढ़ती जाती है और हमको उन परतों को हटाना पड़ता है। समय के साथ शब्दों की उन परतों को हटाना पड़ता है और फिर से शब्दों का जो धातु है, उसकी चमक उनको फिर से पानी पड़ती जी शैजू जी, आप अगला सवाल तो आप पूछिए। जी मैम, थैंक यू। सर मेरा ये सवाल है कि ये भी नभो उपनिवेश से जुड़ी हुई है, तो मेरे बच्चों का ही है। तो वो ये कहते हैं कि जैसे आप भारत के ही नहीं विदेशी साहित्य के भी पारक रचनाकार है, पारक है, तो आप ये बता सकते हैं कि नव उपनिवेशवाद की ऐसी पकड़ क्या जो केवल भारत में ही प्रासंगिक है? नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने कविताएं लिखी हैं। जी। और अभी मैंने एक पत्रिका है सदा नीरा, जी। आग्नेय जी उसके संपादक हुआ करते थे, मैंने उसमें लातिन अमेरिका के कुछ कवियों की ऐसी कविताओं के अनुवाद दिए और वो छपे, जिसमें बहुत ही साफ साफ और इससे आगे जा करके उन्होंने जी। अपने जीवन, समाज, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, साम्राज्यवाद, सब कुछ के बारे में बात की। जी। तो ऐसा नहीं है, तो पूरी दुनिया में लोग लिख रहे हैं। जी खुद सर। हिंदी में इतने अच्छे कवि हैं और भारत की दूसरी भाषाओं में, आपके मलयालम में बहुत अच्छे कवि हैं। जी। तो उन सब ने तो लिखा है। जी सर, तो इससे मुझे एक सवाल आ गया, मतलब मेरे शंका हुई कि जैसे इस नव उपनिवेश के बाद की जो संस्कृति जो भी हो, उसकी जो नकारात्मक पक्ष सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा भारत में भी है, बाहर भी है। यदि किसी देश में ज्यादा है तो कहीं, यदि यहाँ केरल में या कहीं और ज्यादा है, तो इस मतलब इन नकारात्मक पक्ष व्याप्त होने का या व्यापक होने का प्रमुख कारण शिक्षा की कमी है या विवेक की कमी है? मतलब नहीं, ये अर्थव्यवस्था है, और ये अर्थव्यवस्था भारत तो बहुत अच्छी हालत में है उस हिसाब से। अब आप बगल में ही श्रीलंका को देख लीजिए, तो बिल्कुल बहुत ही खराब हालत है। पाकिस्तान को देख लीजिए, बहुत ही खराब हालत है। तो ऐसे में तो भारत बहुत अच्छी हालत में है, ये नहीं कहेंगे। और ये आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन कविता केवल उसके बारे में सीधे सीधे नहीं होती, जो ये कविता भी वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हो गई हो तो मैंने ये इसकी असफलता होगी। अंततः ये होती है जीवन के बारे में, और जीवन के अंतर्विरोधों को समझने की कोशिश करती है। ये अंतर्विरोध कई तरह के होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बातें घटित होती हैं। जैसे निर्दा के बारे में हमने कहा कि वो एक तरफ तो राजनीतिक विषयों के महान कवि हैं, दूसरी तरफ वो प्रेम के भी महान कवि हैं, तीसरी तरफ वो उदासी के भी महान कवि हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में सब कुछ होता है। वो तो बस एक कविता है, इसलिए तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ऐसे, नहीं तो बहुत से अनुभव होते हैं। जी। जीवन तो एक अनुभव से नहीं चलता। जी सर, एक अंतिम सवाल है। नव उपनिवेशवादी संस्कृति में हम बौद्धिक विकास प्राप्त कर रहे हैं, पर कहीं भी हमारी प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा पर कोई बल नहीं देते हैं आजकल। तो एक तरह से युवा पीढ़ी पर्यावरण विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। तो इस संदर्भ में उन्हें जागृत करने के लिए आप क्यों मतलब कोई उपदेश देना चाहता है या सुझाव?
नहीं, अब तो लोग खुद ही जागृत हो रहे हैं, अब पूरी जी दुनिया में हो रहे हैं कि सबको लग रहा है कि ये ऐसा करने पर तो विनाश हो जाएगा। बिल्कुल अब ये इसका कारण क्या है? इसका कारण हम और आप थोड़े हैं, हमारी जरूरतें बहुत कम हैं, लेकिन वे लोग जिनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, गांधी जी ने कहा था कि इस पृथ्वी पर सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए बहुत है, लेकिन सबकी हवस, सबकी लालच को पूरा करने के लिए बहुत नहीं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो बहुत विकसित देश है वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं अपने ऊपर, जी सर, जी सर। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी वही करते हैं, सबसे ज्यादा खाते भी वही हैं। लेकिन बराक ओबामा ने कहा था भारत के बारे में कि भारत के लोग अब बहुत ज्यादा खाते हैं। क्या क्या मुकाबला है जो अमेरिका के लोग खाते हैं उससे भारत के लोगों का। तो अब ये हालत है। तो हम समझते हैं आप लोग, नए लोग इस पर सोच रहे हैं, सब पूरी दुनिया सोच रही है, ऐसा जी नहीं, क्योंकि थैंक सबका भविष्य जुड़ा हुआ है आपस में। तो जी हम समझते हैं कि अब काफी हुआ। क्यों सिंधु जी? जी, तो प्रतिभागी ने हाथ उठाया है। डॉक्टर भारती सिंह जी, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? झारखंड से भारती सिंह। जी, सिंधु जी, शुक्रिया ये मौका देने के लिए। सर को मैं सुन रही थी, पढ़ती भी रही हूँ और उनकी कविताओं के मैं पोस्टर्स भी बनते रहे तो मैं लगाती रही हूँ। मैं खुद बहुत बड़ी कहीं की प्रशंसिका रही हूँ और एक पाठिका रही हूँ। मेरा सवाल है सर, जो अभी भी आपने कहा कि जो वहशी होना संसाधनों को लेकर के या अपनी ज़रूरतों को लेकर के, कविता से थोड़ा-सा एक मूल है, मेरा मानना भी है कि कविता की आत्मा ही है, संवेदना होती है। तो ये है कि अभी के जो दौर में जो लगातार एक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? ज़रूरतें तो हैं, ज़रूरतें अगर निर्धारित हम कर लें तो शायद इतनी ज़्यादा बेचैनी और ये जो भागम-भाग की ज़िंदगी है ये नहीं रहती। कहीं न कहीं सहिष्णुता बची रह जाती। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि ये बाज़ारवाद है, भौतिकवादी जो हमारे संसाधन है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? या आप इसके पीछे कुछ और वजह मानते हैं? जो लगातार असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, लोगों में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। भारती जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और इसका उत्तर भी आपके सवाल में ही है कि हम वहां पहुंच चुके हैं जहां जीवन में बहुत अनिश्चय है। किसी का जीवन आज सुरक्षित नहीं है। जो बहुत कमा रहा है किसी बहुत बड़ी कंपनी में भी, वो भी नहीं जानता कि कल क्या होगा। और जो फौज के घेरे में घिरा हुआ चल रहा है वो कितना डरा हुआ है। जी, हालत यह है कि वो चल ही नहीं सकता अकेले जैसे हम और आप चल सकते हैं। तो ऐसे समाज में जहां सबसे शक्तिशाली भी सबसे भंगुर और कमजोर लगे, ऐसे समाज में जहां अधिकांश लोग असहाय हो, उनको खुद नहीं मालूम कि कल क्या होगा, ऐसे निश्चय में आवाज़ नहीं आ रही सर। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, ये पता नहीं कैसे कट गया था। अब आ रही है? जी, 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 जी। हाँ, लेकिन और फोटो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। जी, अच्छा, अब आने लगा। ठीक है, अब आने लगा। सर इसके पीछे आप क्या मानते हैं वजह? इसके पीछे पहला तो पूंजीवाद का ये दौर है जहां गैर बराबरी बहुत ज्यादा है और जहां सब कुछ, सब सर्वोपरि पैसा है, जी, सर्वोपरि भौतिक सुख है और इसके लिए मारामारी है। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे जीवन के मूल्य खत्म हो चुके हैं। हमारे जीवन के मूल्य जो प्रेम
सहिष्णुता, भाईचारा इस पर आधारित है, वो खत्म कर दिए गए। ये दो बातें मूल में, और वो लगातार हमको हिंस्र बनाया जा रहा है। आप देखिए, ये अखबार भरे हुए रहते हैं ऐसे लोगों की खबरों से जो मार काट के नायक हैं, लेकिन वो कभी कविता तो नहीं छापते। नहीं। अभी तुलसी जयंती हुई है परसों, किसी अखबार ने तुलसीदास की कोई कविता मुख्य पृष्ठ पर नहीं छापी, आज तक नहीं छापी। अगर वो दूसरे को नहीं छापते तो नए कवियों को नहीं छापते, कोई बात नहीं। तुलसी, कबीर, निराला को तो छाप सकते हैं, वो भी नहीं करते। तो आप बताइए कि आप हमारे लिए और आपके लिए अच्छा बनने के कितने कम कारण मौजूद हैं। लगातार हमको हिंसा की ओर ले जाया जा रहा है, तो ऐसे में तो ये होगा। और ये मैं इस बात जी, जो सत्ता होती है, जो व्यवस्था होती है, उसी के मूल्य चलते हैं, जो शासक वर्ग होता है। हम लाख माथा पटक के रह जाएं कि लोग एक दूसरे को प्रेम करें, संभव नहीं, क्योंकि उनको सिखाया जा रहा है नफरत करो, घृणा, हिंसा, यही हमारे मूल्य हो गए हैं। लूट खसोट, आज एक एक आदमी क्या इतने पैसे निकल रहे हैं, तब भी उसकी बहुत तारीफ है, जय जयकार है। मैं यही कहना चाह रही सर कि उन्हीं को नायक बना करके फ्रंट पेज पे उनके न्यूज होते हैं, और जो समाज के सही में एक परिवर्तक के रूप में रहे, या जिनको अभी भी दशा और दिशा जो निर्धारित कर सकते थे हमारे, उन्हें कभी उस स्थान पे रखा ही नहीं जाता। जैसे आपने कबीर के लिए कहा, आपने तुलसी के लिए कहा, ये चीजें कभी आती नहीं, सामयिक रूप से भी चीजें नहीं आती हैं। ये अफसोसजनक या हमारे लिए दुखद है। ये सवाल कचोटता सभी को है सर, इसलिए ये मुझे भी कचोटता है और हमेशा बेचैन करता है। ये बेचैन करने वाली बात ही है। जैसे आजादी के 75 साल, जिसको वो अमृत महोत्सव कहते हैं जी भाई, इतना विष भरे हुए हो समाज में, और फिर भी इसको अमृत महोत्सव क्यों कह रहे हो? पहले विष को समाप्त करो। विष को समाप्त किए बिना अमृत नहीं मिल सकता। तो ये विष कौन पिएगा? अब तो कोई शिव है नहीं, ये सारा विष तुम हमको कहते हो पीने को। शिव है। तो ये स्थिति है हमारे देश की और पूरी दुनिया की। इतनी हिंसा आप देख रही हैं चारों तरफ, पूरी दुनिया में हर जगह लड़ाई हो रही है। जी सर, जहाँ नहीं हो रही है वहां भी लड़ाई करने को उकसाया जा रहा है। ये आवाजें और ये दृश्य विचलित करते हैं सर, किसी भी रूप में। हाँ, तो ये तो तकलीफ दे बातें हैं, लेकिन अब आप ही लोगों के हाथ में है समाज को आगे बढ़ाना, संभालना। शुक्रिया भारती जी। दूसरा शुक्रिया। एक सवाल भी है, किसी ने भी हाथ उठाया है। डॉक्टर राधिका जी, आप पूछ सकती हैं। राधिका जी। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है। मैं तो अरुण कमल जी की जो बातें हैं वो सुन रही थी। बहुत अच्छा है। बहुत क्या है, हमें हमारे लिए बहुत हम लोग भाग्यवान हो गए हैं ये सुनकर। ये बताने के लिए मैंने तो हाथ उठाया है, कुछ कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिभागी से तो अब ये अगर सिलसिला चलता रहा सवालों का तो हम 22वीं शताब्दी में पहुंच जाएंगे। जी, अभी समाप्त करेंगे सर। जो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अभी 2 मिनट का समय है। इसके बाद तो हम कृतज्ञता ज्ञापन की ओर बैठेंगे। अच्छा, आशीष जी अब नजर आ रहे हैं, श्रीलता जी भी नजर आ रही हैं। कैसे हैं आशीष जी? मैं बहुत ठीक हूँ, आपका आशीष है मुझ पर। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। बहुत है। बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, बहुत खुशी हुई इतनी विस्तृत बातचीत सुनकर, और आपका जो धीरज है सवालों के जवाब देने में,
वो हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय है और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा सुना। आप भी हैं इसलिए मुझको और भी अच्छा लगा जी। क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि हमारे केरल के साथी लोग ही सिर्फ होंगे, लेकिन आप भी हैं, झारखंड से भी हैं, गुजरात से भी हैं, दूसरी जगहों से भी हैं, और कुछ लोगों से जिनको बहुत दिनों के बाद हम देख रहे हैं। अविंदाक्षन जी से तो अभी भेंट हुई थी, हम लोग साथ ही थे बनारस में, फिर उनको यहाँ देख कर अच्छा लगा। श्रीलता जी से तो हम समझते हैं 4 साल हो गया मिले हुए, और कुछ लोगों से, शेंजू से भी कई बार भेंट हुई है पहले भी, लेकिन और बहुत से लोगों से नहीं हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी प्रकार के जो पाठक से सीधा संवाद, तो वही बहुत ही फायदेमंद बात है। और सिंधु जी ने ऐसा एक कार्यक्रम चलाया, तो सिंधु जी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और अरुण जी से बहुत दिनों बाद आभासी माध्यम से ही सही मुलाकात हो रही, तो बहुत अच्छा है। तो मैं केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये वास्तव में मेरे ख्याल से आप ये 21वीं शताब्दी के दहलीज पर जब हम खड़े थे, तब 1989 में आपने एक कविता लिखी है। तो उस समय अब जब ये मेरा चेहरा फूटा हुआ कंप्यूटर का दाना और उठ पट हम शरणार्थी भविष्य के, ये इन पंक्तियों को लिखते वक्त आपके मन में कौन सा संघर्ष हुआ था, या किस संघर्ष से गुजरते हुए आपने इन पंक्तियों को लिखा है? देखिए, कंप्यूटर का दाना ये मैं आज नहीं लिखता। उस समय कंप्यूटर शुरू आ रहा था, तो बहुत विरोध हुआ था कि इससे नौकरी लोगों की चली जाएगी, जिंदगी पर बहुत खराब असर पड़ेगा। लेकिन आज तो हमको लगता है कि वो नहीं होता तो हम आप आमने सामने नहीं होते। तो आज मैं इसको नहीं लिखता, कंप्यूटर का दाना। अब शरणार्थी भविष्य के ये आज भी तय है, क्योंकि हम पैदा कहीं होते हैं और फिर वहां से बहुत दूर चले जाते हैं, चाहे रोजी रोटी के लिए जाए। तो उसमें एक इच्छा भी होती है, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, तो मेरी इच्छा ही थी कि हम वहां से निकल के यहाँ आ गए। लेकिन वो लोग जो अपने खेतों से, अपने जंगलों से, अपने गांवों से बेदखल किए जा रहे हैं, वो शरणार्थी हो जाते हैं। जैसे आदिवासी, बहुत सारे लोग खेतीहर मजदूर हमारे यहाँ के, वो आपके यहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ मिलते हैं हमारे यहाँ के मजदूर। तो ये विवशता में, मजबूरी में वो फिर वो महानगरों में बस जाते हैं, वहाँ वो बस्तियां उजाड़ी जाती हैं और वो शरणार्थी बने रहते हैं। तो ये शायद हम सब भविष्य के शरणार्थी, इसका एक अर्थ और है कि भविष्य हमको शरण देगा। इसमें दोनों बातें, हम शरणार्थी तो हैं, लेकिन भविष्य के शरणार्थी, भविष्य में हम थोड़े शरणार्थी रहेंगे। और एक बहुत ही मार्मिक चित्र एक बच्चे का, जो समुद्र किनारे बहता हुआ रेत पर था, वृत्त, जो लोग जा रहे थे खाड़ी के देशों से भागकर, इराक से, दूसरी जगहों से, और वो यूरोप जा रहे थे। उसमें एक बच्चा जो बह गया और समुद्र किनारे लगा हुआ, तो वो एक प्रतीक हो गया शरणार्थी जीवन का। तो ये है बस। शुक्रिया श्रीलता जी। अब हम कृतज्ञता चैम्बर की ओर बैठेंगे। शाइजू जी। नमस्कार, मेरा दायित्व है कृतज्ञता ज्ञापन करना। तो इससे पहले मैं अरुण कमल जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक नहीं है, वो मेरे प्रिय कवि है, क्योंकि जितने भी मैंने कविताएं पढ़ा है, जितने भी कविताओं को मैंने सुना है, कहीं से भी कवियों को देखा है, सुना है, लेकिन फिर भी
इतने सहनशील, इतने संवेदनशील, इतने प्यार करने वाला जो छात्रों को तक यदि कोई भी फोन करने पर भी यदि मिस कॉल देकर दोबारा फोन करना या किसी भी सवाल का जवाब तुरंत देना, मेल पर हो या व्हाट्सएप पर कुछ भी हो, इतने प्यार करने वाले कवि जो है मैं कहीं भी नहीं देखा। इसलिए भी जब भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मैं कोई प्रपत्र प्रस्तुति करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये विषय चुनता हूँ अरुण कमल जी की कविता का हुई है। तो इसलिए उनके ये भाषण सुनने के लिए आज मुझे अवसर मिला है। ये ऐसा सुना, मतलब मेरे हिंदी विभाग की जो मतलब विभाग की जो टीचर मतलब सीबी मिस ने मुझे बताई कि जैसे अरुण कमल जी की टॉक है आज, तो एक तो मुझे बुखार था, यहाँ रेंज की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कुछ सोचा नहीं, कुछ भी करके मैं उस भाषण को सुनूंगा और मैं उस अवसर का लाभ उठाऊंगा, यही सोचकर मैं आया हूँ। तो मैं सीधे जाता हूँ मेरे अपने विषय को। आज हमने 21वीं शताब्दी की ओर नामक एक कविता की जो पाठ विश्लेषण यहाँ की थी, तो वो उनकी काव्य संकलन सबूत नामक काव्य संकलन से ली गई थी। मुझे लगता है 20 से ज्यादा कविताओं से है। तो उसमें उन्होंने सबूत की कविता है, उसमें जो है उन्होंने वर्तमान कालीन भारतीय समाज की जो स्पष्ट मिसाल ही उसमें रखा है। इसमें संपूर्ण मानव स्थितियों की व्यंजना भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे समकालीन कवियों के बीच अनुभूति, विचार एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि में हमारे अरुण कमल जी का एक अलग पहचान है। इसी कारण उनके कविता भी हम सबको प्रासंगिक लगता है और प्रिय लगता है। और मुझे भी लगा ऐसे उनकी जो कविताओं की एक अलग बात या सबसे अलग करने वाली बात जो है उनकी जो भाषिक संरचना है, जिस प्रकार जो भाषा का प्रयोग करता है, सरल भाषा जो आम आदमी को भी समझ आए उस इसी कारण उस भाषिक संरचना पर हमारे जो आलोचक है परमानंद श्रीवास्तव ने एक समय कहा था, जैसे अरुण कमल जी को पढ़ते हुए आत्मीयता और समकालीनता का और मृत्यु और जीवन का, प्रेम और मृत्यु का समकक्षीकरण का अर्थवान लगता है। तो इस प्रकार है उनकी भाषिक संरचना। और अरुण कमल जी जो है अपनी रचनाओं में यदि ये दृष्टि से देखें तो उसमें मानवतावादी दृष्टि को सामने रखा है, मानवतावादी दृष्टि। इसलिए उन्होंने कहा है कि जी साहित्य की यदि हमें कसौटी पर उतरना है तो वह मनुष्य को होना जरूरी है, मानवीय संवेदनाओं को होना जरूरी है। तो यहाँ बीचों बीच सवाल में मुझे लगता है घनश्याम जी ने एक मानवीयता के संबंध में एक सवाल की थी, तो मैं अरुण कमल जी के पक्ष में खड़े होकर एक बात बताना चाहता हूँ। उनकी ही काव्य संकलन से एक पंक्ति है, उन्होंने कहा था जैसे इतनी छोटी हो गई है दुनिया एक नक्शे का, इतनी छोटी हो गई है दुनिया एक नक्शे का, जब आप आराम से खाना खा रहा है तो बिल्कुल पास में कोई भूख से दम तोड़ रहा है। ये आजकल की जमाना है, जो आजकल के लोगों की सोच है। तो मानवीयता कम होना, मानवीयता हमारे ऊपर आना, ये हमारे आजकल के बच्चों के या जनता के लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो यही मैं कहना चाहता था और सीधे मैं अपने दायित्व की ओर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ स्वागत भाषण दी थी नंदिनी टी, तो उनको भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उससे पहले हमारे अरुण कमल जी को धन्यवाद अदा करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कीमती वक्त निकालकर हमारे बच्चों के लिए क्लास लेने के लिए आए हैं और उनकी उपस्थिति से तथा उनके वक्तव्य से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। इसी कारण MA कॉलेज कोदमंगलम की ओर से और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजरी की ओर से सभी अध्यापक और मित्रों की और साथ ही सभी छात्रों की ओर से अरुण कमल जी को हम धन्यवाद अदा करते हैं सर। उसके बाद नंदिनी जी को भी मैंने धन्यवाद मैं अदा करता हूं। और उसके बाद MA कॉलेज कोदमंगलम के हिंदी विभाग अध्यक्ष या हिंदी विभाग के अध्यापिका CBMM को भी हमारी ओर से और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजरी की ओर से और MA कॉलेज कोदमंगलम की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और दूसरी अध्यक्षा के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित थी डॉक्टर वो एसोसिएट प्रोफेसर तथा कन्वीनर ऑफ दी सेंट पीटर्स कॉलेज है। उनको भी मेरी तरफ से सभी छात्रों की ओर से और दो कॉलेजों की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे इस वक्तव्य की और इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे हमारे सेंट पीटर्स कॉलेज की प्राचार्य
डॉक्टर शाहजू वर्गीस उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनके बारे में सूचित की थी, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में भी उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जुड़े थे हमारे प्रमुख व्यक्ति आशीष त्रिपाठी जी, जो बनारस से है। उनसे बहुत अच्छी तरह से मैं परिचित हूँ, हमारे यहाँ भी आए हैं केरल में। वे कवि होने के साथ साथ युवा लेखक है और युवा आलोचक है, और उनको अभिनय और नाट्य लेखन में बहुत अच्छी तरह से रुचि है। उनको भी MA कॉलेज की तरफ से, सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजरी की तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसके अलावा अरविंदाक्शन सर, उनको भी वे भी कवि, आलोचक, निबंधकार तथा संपादक और अनुवादक भी है। हिंदी और मलयालम में बहुत अच्छी तरह से रचना करने वालों में वे अग्रण्य है। तो उनको भी MA कॉलेज कोदमंगलम की तरफ से और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजरी की तरफ से, खास करके हिंदी विभाग की तरफ से मैं उनको भी धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आए अन्य विभाग और कॉलेजों से आए टीचर्स और छात्र छात्राएं, सभी को भी मेरी ओर से और दोनों कॉलेज की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। कमल जी, मैं भी धन्यवाद देता हूँ जी। हमारे साथ इतने लंबे समय तक आप जुड़े रहे अरुण कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपके वो ब्रोशर में जो फोटो है वो साहित्योत्सव में आए समय मैंने खींच ली थी। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब कि दोषी आप हैं। जी, वो मेरी फोटो है। अरे वाह वाह, हम समझ रहे थे उन्होंने लिया होगा। नहीं नहीं नहीं, जब आप बनारस आए थे तब भी मैंने फोटो खींच ली थी, जब आप साहित्योत्सव में आए थे तब भी। अरे ये तो बहुत सौभाग्य है मेरा जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमको। जी, अब जी। मुझको भी धन्यवाद देने दीजिए कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय सिंधु जी का आभारी हूँ। उन्हीं के कारण से ये मुझे अवसर मिला, और वो कई दिनों से कह रही थी, पहले भी बात उनसे होती रही, और अंत में ये तय हुआ। और मैं सेंट पीटर्स कॉलेज, मार इथनेशियस कॉलेज के प्राचार्य महोदय और महोदया का आभारी हूँ, विभागाध्यक्ष महोदया का आभारी हूँ। नंदिनी जी ने जो इतनी अच्छी बातें कही उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। अंजलि ने इतना अच्छा पाठ किया, और आप सभी जिनसे मैं बहुत दिनों के बाद मिला, सीवी जी, श्रीलता जी, सब, और शेंजू, और इसमें आशीष जी भी रहे, दूसरी जगहों के लोग भी रहे, मैं सबका आभारी हूँ। और सर्वोपरि मैं प्रोफेसर अरविंदाक्शन जी का, वास्तव में उनके सामने मुझको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कविता के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। आगे से अगर आपको फिर भी कोई दुविधा हो तो आप सीधे अरविंदाक्शन जी से पूछिए। उनकी एक पूरी किताब भी आ रही है 100 कविताओं पर, तो मैं अलग से भी आभारी हूँ उनका भी। और एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सिंधु जी बहुत धन्यवाद, वो दोनों फोटो उनको भेज दीजिए कृपा कर।